तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, और BSN थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। यूनिट नंबर 3 हमारे साथ है। यूनिट नंबर 3 का सेक्शन ए है ड्रग यूज इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें हम डायबिटीज़ और एंटी डायबिटिक ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर हमने काफ़ी डिटेल के साथ बातें की है। डायबिटीज़ को हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ओरल एंटी डायबिटिक्स पर हम बात कर रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने सल्फोनाइल यूरेज पर बात की थी, और इसके हवाले से जितने भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसके जितने भी इसके इफ़ेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं मेग्लिटिनाइड्स और ग्लिनाइड्स की तरफ। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जितने भी हम अब मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ड्रग्स को पढ़ रहे हैं, तो ये सारे आपके पास ओरल एंटी डायबिटिक्स है, ठीक है। थ्रू बाय माउथ जो है हम पेशेंट को ये ड्रग्स जो है क्या करते हैं, देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो मेग्लिटिनाइड्स या गिलिनाइड्स की तरफ आ जाते हैं, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। दिस क्लास ऑफ एजेंट्स इंक्लूड रिपेग्लिनाइड्स एंड नेटग्लिनाइड्स। ग्लिनाइड्स आर आल्सो कंसीडर्ड इंसुलिन सेक्रेटोगेगस, ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे साथ जो मेग्लिटिनाइड्स या ग्लिनाइड क्लास है, तो इसके हमारे साथ दो मेंबर्स है। एक मेंबर हमारे साथ रिपेग्लिनाइड है और दूसरा मेंबर जो है वो नेटग्लिनाइड है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे साथ क्या कहते हैं, मेग्लिटिनाइड्स है, ठीक है, या ग्लिनाइड्स है, इसको भी क्या कहा जाता है, इसको भी सेक्रेटोगेगस कहा जाता है। सेक्रेटोगेगस का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था कि जब ये ड्रग हमारे बॉडी में चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है, इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कहा जाता है, ये डायरेक्ट हमारे पैनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहन है, जिसमें हमारे साथ 4 टाइप सेल्स पाए जाते हैं, और उन 4 टाइप सेल्स में हमारे साथ जो बीटा सेल्स होते हैं, तो ये बीटा सेल्स के अंदर चले जाते हैं। जब ये अंदर चले जाते हैं, तो ये बीटा सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करे, ठीक है। क्यों सिक्रीट करे? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका होता है, तो उस ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करने के लिए ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जब सिक्रीट होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसकी मेटाबॉलिज्म भी होती है, और इसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो चला जाता है हमारे मसल्स और लिवर में, स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इस तरह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो फिर नहीं रहती ब्लड में, और इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो सेक्रेटोगेगस का मतलब यह है कि ये इंसुलिन को सिक्रीट करने में क्या करता है, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटोगेगस का मतलब ये है। यहाँ पर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम अगर बात करें, तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि सल्फोनाइल यूरेज की तरह जो ग्लिनाइड्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। दे बाइंड टू द बीटा सेल्स closing ATP sensitive potassium channels and initiate a series of reactions that result in the release of insulin. In contrast to sulfonyl urease, the glinides have a rapid onset and short duration of action. They are particularly effective in the early release of insulin that occur after a meal, and are categorized and are categorized as postprandial glucose regulator, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है। पहली बात तो ये है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर टू सल्फोनाइल यूरेज की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि इनका काम भी यही होता है, इंसुलिन को सिक्रीट करना, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। तो इंसुलिन सिक्रीशन किस तरह से स्टिमुलेट होगी, जैसे कि मैंने आपको सल्फोनाइल यूरेज में ही बताया था कि ये
बीटा सेल्स के अंदर चले जाते हैं, ये हमारे साथ जो सेक्टर इंसुलिन सेक्रेटोगेगस ड्रग्स होते हैं, बीटा सेल्स के अंदर जब चले जाते हैं तो इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने की वजह से इसमें बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स जब बनना शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स के बनने की वजह से हमारे साथ जो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम चैनल बाहर, पोटाशियम आयन जो है वो फिर बाहर नहीं जा पाते और इसी तरह से पॉजिटिव आयन जो है सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन सेल्स के अंदर जमा होने की वजह से इस साइड पर जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन भी अंदर आना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद जो है सेल क्या हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज होने की वजह से इन बीटा सेल्स के अंदर वेजिकल्स होते हैं और उन वेजिकल्स में इंसुलिन होता है। तो ये वेजिकल्स जो है इस बाउंड्री के साथ, बीटा सेल की जो बाउंड्री होती है इसके साथ मिल जाते हैं और इसी तरह इंसुलिन को बाहर की तरफ रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्लिनाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह से जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इसका जो एक्शन होता है, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी एक्शन या इफेक्ट जो है शो करता है, मतलब ये रैपिड ऑनसेट, इसका जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और बहुत कम टाइम के लिए ये अपने इफेक्ट्स को शो करता है। इसी तरह से ये ड्रग्स जो हैं ये हम कब देते हैं, ये ड्रग्स जो है हम मेडिसिन के बाद, सॉरी खाने के बाद देते हैं, क्योंकि जब लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो खाने के बाद जाहिर बात है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो इस वजह से उस ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज रखने के लिए हम क्या करते हैं, ये ग्लिनाइड्स या मेग्लिटिनाइड्स ड्रग जो है ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है उसको क्या किया जाए, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज रहे, वो नॉर्मल रहे, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। ग्लिनाइड्स शुड नॉट बी यूज्ड इन कम्बिनेशन विद सल्फोनाइल यूरेज। इसी तरह से ये जो ग्लिनाइड्स ड्रग्स है इसको आप सल्फोनाइल यूरेज के साथ कंबाइनली नहीं दे सकते ड्यू टू ओवरलैपिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दिस वुड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि अगर आप सल्फोनाइल यूरेज और ग्लिनाइड्स को कंबाइनली देते हैं तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ भी ओवरलैपिंग करते हैं और इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो नॉर्मल से डाउन की तरफ जा सकता है और फिर ब्लड में ग्लूकोज की कमी जो है ये वाक़या हो सकती है। सो सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए इसको हम सल्फोनाइल यूरेज के साथ मिलकर नहीं दे सकते अपने पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका जो एक्शन है, ठीक है, वो रैपिड होता है, बहुत जल्दी इफेक्ट शो करता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए शो करता है। ये इसमें नई बात है, बाकी सारी बातें जो है वही सेम है जो कि सल्फोनाइल यूरेज के हवाले से हमने की थी। इसी तरह से मज़ीद अगर हम आगे बढ़े और इसको देखें तो मेग्लिटिनाइड्स make up a class of drug used to treat diabetes type 2. They bind to an ATP dependent potassium channels on the cell membrane of pancreatic beta cells and a seminal minerals to sulfonylureas। बिल्कुल वही बात है जो कि अभी हमने कही कि मेग्लिटिनाइड्स जो होते हैं ये हम टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को देते हैं, ठीक है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होते, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसमें बीटा सेल जो है वो उसके फंक्शन थोड़ी सी डिक्रीज हुई होती है, बाकी बीटा सेल्स ठीक होते हैं। और टाइप 1 के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके होते हैं और फिर थोड़े मिकदार में भी इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर हमारा जो पेशेंट है वो परमानेंट तौर पर इंसुलिन पर
क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर हम उनको सबक्यूटेनियसली भी इंसुलिन इंजेक्शन लगवाते हैं, आईवी के थ्रू भी लगवाते हैं, साथ में मेडिकेशन औरली भी हम उनको देते हैं, क्योंकि इंसुलिन उनमें बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो वो हमारे साथ दूसरी कंडीशन है, और ये वाली जो है हमारे साथ दूसरी कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। इसमें बीटा सेल्स ठीक होते हैं, लेकिन जिस मकदार में पहले ये इंसुलिन सिक्रीट करता था उसकी मकदार में थोड़ी सी कमी आ चुकी होती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज के लिए नाकाफ़ी होती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए फिर हम ये मिगलिनाइट्स या दूसरे जो ओरल ड्रग्स होते हैं देते हैं, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा सिक्रीशन हो इंसुलिन की और ब्लड ग्लूकोज को क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है। क्लियर है? ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फेट्स की बात करते हैं। सो ग्लिनाइड्स के साथ हमारी बॉडी क्या काम करती है, हमारी बॉडी ग्लिनाइड्स पर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, किस तरह से इसको एब्जॉर्ब करती है, इसको मेटाबोलाइज करती है, फिर बॉडी से एक्सक्रीट करती है, इस पर अब हम बात करेंगे। ग्लिनाइड शुड बी टेकन period to a meal and are well absorbed after oral administration. Both glinides are metabolized to inactive product by cytochrome P453F4 in the liver and are excreted through the bile, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात तो ये है कि जब भी हम ये मेग्लिटिनाइड्स या ग्लिनाइड्स देंगे तो ये खाने से पहले हम इसको पेशेंट को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। क्यों? अच्छा जी, खाने से पहले इसको हम एडमिनिस्टर करेंगे और ओरली देंगे। ये तो आपको पता है कि ओरल ड्रग है तो जाहिर बात है ओरली देंगे, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ओरली ज़्यादा होती है। आईवी के ज़रिए इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती है और ना ही इतनी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है फिर, ठीक है। सो ओरली इसको हम देते हैं और खाने से पहले देते हैं। इसके अलावा दोनों हमारे साथ जो ग्लिनाइड है, जिसमें आपके पास रिपेग्लिनाइड्स आ जाता है और नेट ग्लिनाइड मेंबर्स आ जाते हैं, तो दोनों जो है ये क्या होते हैं, साइटोक्रोम P450 के थ्रू इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में, और इसी तरह से बाइल के ज़रिए जो है ये क्या होता है, बॉडी से फिर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, although glinides can cause hypoglycemia and weight gain, the incidence is lower than that with sulfonyl urate, ठीक है। अच्छा जी, इसके एडवर्स इफेक्ट में ये बात आप लोग याद करें कि जो ग्लिनाइड्स है ये हाइपोग्लाइसीमिया काज कर सकती है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल से डाउन कर सकती है, ठीक है, और वेट को बढ़ा सकती है। लेकिन इसके जो एडवर्स इफेक्ट है ये सल्फोनाइल यूरेस के बनिस्बत जो है कम होते हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा केसेस जो है ग्लिनाइड्स के थ्रू जो है नहीं आते दिखने में, ठीक है। सो दीज एजेंट शुड बी यूज विद कॉशन इन पेशेंट विद हेपेटिक इम्पेयरमेंट। सो वो पेशेंट जिनको लिवर का मसला हो, जिनको लिवर प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट को फिर हमने ये ड्रग जो है एहतियात के साथ देने हैं, प्रॉपर डोज को हमने मैनेज करके पेशेंट को क्या करना होगा, एडमिनिस्टर करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर में होती है, ठीक है, और इसी तरह से फिर बाइल के ज़रिए ये क्या होती है, बॉडी से एक्सक्रीट होती है, एलिमिनेट होती है, तो मेन काम इसका लिवर में होता है। तो इसलिए लिवर के अगर पेशेंट है तो उनको फिर हमने एहतियात के साथ ये ड्रग क्या करने होंगे, एडमिनिस्टर करने होंगे। फिर इसके साथ हमारे साथ जो अगली क्लास आती है ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, वो हमारे साथ क्या है, बिगवानाइड्स है। बिगवानाइड्स, इसमें आपके पास एक मेंबर आता है मेटफॉर्मिन। ये भी हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। इंसुलिन सेंसिटाइज़र से मुराद ये है कि इनका जो ख़ास काम है, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो उन ब्लड ग्लूकोज सेल पर होते हैं जहाँ पर ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा मकदार में होता है। तो ये उन सेल्स के साथ अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद एक ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, और उसी सिग्नल्स के पीछे इंसुलिन आते आते उस सेल तक पहुंचते हैं जिसमें ग्लूकोज होते हैं। इसी तरह से वही इंसुलिन फिर उन सेल्स में मौजूद जो ग्लूकोज होते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म करती है, और
एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, उसको मसल लिवर में स्टोर करती है और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करती है, नॉर्मलाइज कर लेती है। सो मेटफॉर्मिन की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ क्या है, द ओनली बिगवनाइट इज क्लासिफाइड एज इंसुलिन सेंसिटाइजर। आपके एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि बिगवनाइट्स में हमारे साथ जो मेंबर है मेटफॉर्मिन, ये हमारे साथ क्या है, सिक्टरटोगेगस है या इंसुलिन सेंसिटाइजर है। तो ये हमारे साथ क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइजर है। ये वाला एमसीक्यूज आया हुआ है ऑलरेडी 2-3 दफ़ा और इस बार भी आएगा, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि ये इंसुलिन सेंसिटाइजर है। और इंसुलिन सेंसिटाइजर का क्या मतलब है अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इट इंक्रीजेस ग्लूकोज अपटेक एंड यूज बाय टारगेट टिश्यूज देयर बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, मतलब यह है कि ग्लूकोज की मौजूदगी में भी इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज पर किसी किस्म का असर जो है वो नहीं कर रहा होता। ठीक है, मतलब ये है कि ग्लूकोज जो है आज़ाद घूम फिर रहे होते हैं, उनको इंसुलिन का किसी किस्म का खौफ नहीं होता। तो ये मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, ये मेटफॉर्मिन आते हैं और उन सेल्स पर क्या होते हैं, उन सेल्स के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं जहाँ जिसके साथ ग्लूकोज होते हैं। बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये ख़ास तरह के सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। उस सिग्नल्स को ये इंसुलिन क्या करते हैं, सेंस करते हैं, महसूस करते हैं और उस सिग्नल्स के पीछे जाते जाते उस सेल्स की तरफ जो है पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ग्लूकोज को देखते हैं तो ग्लूकोज को जो है वहाँ पर मेटाबोलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइजर कहते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? सर इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक का क्या मतलब होता है? ग्लूकोज अपटेक का मतलब यही है कि उसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है या उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है या उसको जो है टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देता है जहाँ पर ग्लूकोज की ज़रूरत हो। तो फिर इस तरह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं रहते, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब नहीं रहेंगे तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं। द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन is reduction of hepatic gluconeogenesis. Metformin also slow intestinal absorption of sugar and improve insulin sensitivity by increasing peripheral glucose uptake and utilization. पहली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें मेटफॉर्मिन की, तो वो ये है कि ये क्या करता है, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को डिक्रीज करता है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिवर क्या करता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि लिपिड्स हो गए, इससे क्या करता है, इससे ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। नॉर्मली तो ग्लूकोज हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं ना, लेकिन इस कंडीशन में फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास लिपिड्स आ जाते हैं, आपके पास जो है प्रोटीन्स आ जाते हैं, तो प्रोटीन से जो है हमारे साथ ग्लूकोज बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस मेटफॉर्मिन का काम ये होता है कि ये इस हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है और नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनाने का जो अमल है इसको रोक देता है, जिसकी वजह से फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं बनते। इसके साथ साथ दूसरा काम ये करता है कि ये इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंटेस्टिनल शुगर एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से शुगर की एब्जॉर्प्शन ये फिर तेज़ी के साथ नहीं होती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता होती है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ठीक है, इसको बढ़ाती है, जिसकी वजह से सेल्स ग्लूकोज अपटेक करती हैं, मतलब ग्लूकोज को टिश्यूज़ फिर मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक, मुख्तलिफ ऑर्गन तक क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है और इसकी यूटिलाइजेशन, इसके इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसकी मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। इसकी अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये क्या करता है, वेट लॉस में अकर बिकॉज मेटफॉर्मिन काज लॉस ऑफ एपेटाइट, ये वेट लॉस को काज कर सकती है। क्यों? क्योंकि
मेटफॉर्मिन खाने से लोगों को भूख नहीं लगती। जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आपको खाने की ज़रूरत है लेकिन आपको भूख नहीं लगती, ठीक है। तो भूख ना लगने की वजह से आप में जो स्टोर फीड्स होते हैं तो वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्टोर प्रोटीन यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से आपका वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। The American Diabetic Association recommended metformin as the initial drug of choice for type 2 diabetes. Metformin may be used alone or in combination with other oral agent or insulin. American Diabetic Association ने metformin को जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस जो है करार दिया है कि और कोई यूज़ करे या ना करे, इसको आप लाजमी तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मेटफॉर्मिन के साथ साथ आप दूसरे जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है उसको भी कंबाइनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला इसमें नहीं है। Note: excess glucose produced by the liver is a major source of high blood glucose in type 2 diabetes, accounting for high fasting blood glucose, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो लिवर है ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को करता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनते हैं। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनने की वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ में जो लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस को परफॉर्म करता है तो ये हमारे साथ मेजर वजह बनती है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल का, ठीक है। तो इस वजह से भी हम क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं ताकि जो हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है इसको रोका जा सके और एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है इसको हम क्या कर सके, स्टॉप कर सके, इसको हम कम कर सके। बिगवनाइट्स की अगर हम अनवांटेड इफेक्ट्स की बात करें तो डोज रिलेटेड गेस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस को काज कर सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया लॉस ऑफ एपेटाइट का हो जाना, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस इज अ रेयर बट पोटेंशियली फैटल टॉक्सिक इफेक्ट। लैक्टिक एसिडोसिस जो है ये काज कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है। मतलब रेयर से मुराद ये है कि 1000 में से किसी एक बंदे को हो जाती है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। लॉन्ग टर्म यूज़ में इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी। इसी तरह से अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से विटामिन बी की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और विटामिन बी जो है वो फिर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती। कौन सी कंडीशन में आप बिगवानाइट्स यूज़ नहीं कर सकते? कंट्राइंडिकेशन से मुराद ये है कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आप ये काम नहीं कर सकते, तो इसको कंट्राइंडिकेशन कहते हैं। सो मेटफॉर्मिन शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट विद, वो पेशेंट जिनको किडनीज का मसला हो तो ऐसे पेशेंट को आप नहीं दे सकते। वो पेशेंट जिनको लिवर का मसला हो उनको आप इस तरह से नहीं दे सकते। वो पेशेंट जो कि हाइपोक्सिक पल्मोनरी डिजीज़ मतलब लंग्स का प्रॉब्लम हो उनको, या हार्ट फेलियर या हार्ट शॉक उनको हुआ हो, तो ऐसे पेशेंट को आप बिगवनाइट बिल्कुल नहीं दे सकते। क्लियर है? सर ये जो डायबिटिक कार्बंकल होता है सर, ये किस तरह बनता है फिर? किस तरह? क्या? डायबिटिक कार्बंकल जो होता है, जो जिसको शुगर का फोड़ा आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं, तो होता है। तो फिर वो किसी भी तरीके से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, आईवी इन्फ्यूजन में भी देने से और इस आईवी और जिसमें सबक्यूटेनियस वो जैसे भी डायबिटिक फुट तो वगैरह कहते हैं, फेटल। जिसको आप डायबिटिक फुट की बात कर रहे हैं आप, जिसमें बॉडी का नहीं पार्ट सर, जो है वो ब्लैक हो जाता है, ये बात कर रही है आप? फुट पे भी हो सकता है, पेरिनियल एरिया पे हाँ भी जी, होता है, बिल्कुल बैक पे भी बिल्कुल। बन सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ फेटल तो कंडीशन होती है बड़ी डायबिटिक की, हाँ जी ये तो फेटल होता हाँ जी तो ये कार्बिटल्स आई थिंक मोस्टली ये जो इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनको होता है, स्पेशली जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज प्रोसेस होता है उनको होता है। अच्छा और जी। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का जो है वो उनका नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और उनका जो इम्यूनो सप्रेसेंस है वो भी इन्वॉल्व होता है, उन पेशेंट्स को ज्यादा होता है। ठीक ठीक ठीक। मल्टीपल होता है सर, टेंडरनेस उसकी होती है। रीजन ये भी होती है, उनकी सेंसेशंस भी डिप्रेस्ड हो जाती हैं।
उनको कहीं चोट लग जाती है तो उनको देर से पता चलता है, और वो फिर इसलिए वो वुंड इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए वो डीप सेलुलाइटिस या इस तरह के कार्बंकल्स का वो वजह बनते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यही बातें हैं। तो इसको मैं भी देख लूँगा इंशाल्लाह, फिर मैं आपको डिटेल के साथ सैटिस्फैक्टरी आंसर दूँगा, तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, सही है? ये नाम जो है मैंने पहली दफ़ा सुना है, आपने जो अभी बताया डायबिटिक कार्बनकर, तो इस पर मैं थोड़ा-सा रिसर्च करके आपको फिर डिटेल के साथ सिंपल अल्फाज में बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएँगी। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, थाइज़ोलिडिनिडाइंस की तरफ आ जाते हैं। थाइज़ोलिडिनिडाइंस ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी हमारे साथ एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है, ठीक है? एमसीक्यूज़ के हवाले से आप इसके बारे में भी ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लीजिएगा कि बिगोनाइट के अलावा हमारे साथ जो दूसरी क्लास हमारे साथ इंसुलिन सेंसिटाइज़र में आती है, तो वो हमारे साथ थाइज़ोलिडिनिडाइंस की है, ठीक है? थाइज़ोलिडिनिडाइंस की है। थाइज़ोलिडिनिडाइंस जो है ये भी हमारे साथ क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। The two members of this class are पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन। इसके भी हमारे साथ दो मेंबर है जो जिसमें एक हमारे साथ पायोग्लिटाजोन है और दूसरा हमारे साथ रोसीग्लिटाजोन है, ठीक है? Although insulin is required for their action, the thiazolidinedines do not promote its release from the beta cells, so hyperinsulinemia इज नॉट अ रिस्क, ठीक है? अच्छा जी, इसके हवाले से आपको 2-3 बातें याद रखनी हैं। पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि बिगोनाइट के अलावा हमारे साथ थाइज़ोलिडिनिडाइन जो है ये भी क्या है, इंसुलिन सेंसिटाइज़र है। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इसके हमारे साथ 2 मेंबर्स हैं, एक पायोग्लिटाजोन और दूसरा रोसीग्लिटाजोन, ठीक है? इसी तरह से इसमें जो है इस ड्रग्स को यूज़ करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने एक्शंस को शो करने के लिए, ठीक है? सो ये क्या करती है, थाइज़ोलिडिनिडाइन डू नॉट प्रमोट इट रिलीज फ्रॉम द बीटा सेल, ठीक है? बीटा सेल से ये क्या करती है, अपनी जो रिलीज है उसको प्रमोट नहीं करती, जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिमिया इज़ नॉट अ रिस्क। मतलब यह है कि इसके यूज़ की वजह से हाइपर इंसुलिमिया, ब्लड में इंसुलिन की जो मकदार है वो नॉर्मल से नहीं बढ़ती, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं होती, बल्कि नॉर्मल सिक्रीशन ही इंसुलिन की हो रही होती है, ठीक है? सो हाइपर इंसुलिमिया का किसी किस्म का कोई रिस्क जो है इस ड्रग के यूज़ करने से नहीं होता। तो ये आपने ये 3 बातें याद रखनी है। अब आगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं। The thiazolidinidines lower insulin resistance by acting as an agonist for the peroxisome proliferators activated receptor gamma, ठीक है? A nuclear hormone receptor। अच्छा जी, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये इस तरह से काम करता है कि ये थाइज़ोलिडिनिडाइंस क्या करते हैं, सबसे पहला काम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को किस तरह से डिक्रीज़ करते हैं, ये एक एगोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है? एगोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं, मतलब ये है कि सेल्स के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड बनने के बाद ये ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है उन सेल्स की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है और उन सेल्स की तरफ जाता है, वहाँ पर ग्लूकोज की क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फिर बिल्कुल मेटफॉर्मिन की तरह सेम ही है, लेकिन ये क्या करता है, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर, ये हमारे साथ न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर है, इसके साथ जो है ये एक्शन करते हैं और इसी तरह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसको डिक्रीज करते हैं। एक्टिवेशन ऑफ पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर activated receptor gamma regulate the transcription of several genes with products that are important in insulin signaling, resulting in insulin
इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन एडिपोज टिश्यूज, लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। वही बात है कि जब ये सेल्स के साथ बॉन्डिंग बना लेता है तो ख़ास तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है। उसी सिग्नल्स के थ्रू इंसुलिन्स आते हैं, ठीक है। ये सिग्नल्स कहाँ पर प्रोड्यूस होंगे? एडिपोज टिश्यूज में मौजूद जो सेल्स होंगे, ठीक है, लिवर में मौजूद जो सेल होंगे और स्केलेटल मसल में मौजूद जो सेल होंगे, वहाँ पर जो ग्लूकोज होंगे, ठीक है, सेल्स के साथ, तो उन सेल्स से एक ख़ास तरह के सिग्नल्स आएंगे। उन सिग्नल्स के पीछे ये इंसुलिन जाएंगे तो वहाँ पर इस ग्लूकोज की क्या करेंगे? मेटाबॉलिज्म करेंगे। और इस तरह से ग्लूकोज जो है वो फिर क्या हो जाते हैं? सेंसिटिव हो जाते हैं और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हो जाती है और जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है ब्लड में वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अनवांटेड इफेक्ट थायरोलिडिनिडाइंस के ये है कि ये क्या करती है? वेट को गेन कर सकती है, फ्लूइड रिटेंशन काज करती है, मतलब बॉडी की किसी पार्ट में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन काज कर सकती है, हेडेक काज कर सकती है, फटीग मतलब थकावट काज कर सकती है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस जो है ये काज कर सकती है। तो ये इसके अनवांटेड इफेक्ट है जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। अब आ जाते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर की तरफ। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर ये भी हमारे साथ ओरल एंटीडायबिटिक है। इसमें आपके पास एक कार्बोज एंड मेग्लिटोल आर ओरल एजेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एक कार्बोज और मेग्लिटोल जो है ये यूज़ होते हैं। सो ए अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में आपके पास दो मेंबर्स आते हैं, ए कार्बोज और मेग्लिटोल, ठीक है। ये दोनों ओरल एजेंट है जो कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? लोकेटेड इन द intestinal brush border, alpha glucosidase enzyme break down carbohydrate into glucose and other simple sugar that can be absorbed. So acarbose and maglitol reversibly inhibit alpha glucosidase enzyme। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है इनका जो मेन काम है वो इंटेस्टिनल के जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर होते हैं। यहाँ पर अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। तो जब हम एक कार्बोज और मेग्लिटोल देते हैं तो ये इस इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर की तरफ जाते हैं, इन अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को रोकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन ना करे और ग्लूकोज इससे ना बनाए। तो ग्लूकोज जब नहीं बनेंगे तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में नहीं आएंगे, जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में नहीं आएंगे तो ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो वन taken at the start of a meal, these drugs delay the digestion of carbohydrate resulting in lower postprandial glucose level। इसी तरह से जब इसको हम खाने से पहले खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है उसको डिले कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से पोस्टप्रांडियल ग्लूकोज लेवल जो है ये क्या रहती है? लोअर रहती है। सही है। तो इस तरीके से ये अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर क्या करते हैं? काम करते हैं। सर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल किसे कहते हैं? तो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल से मुराद ये है कि जब आप खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल कहते हैं। तो इसलिए जब हम खाने से पहले ये ड्रग देते हैं, ठीक है, तो इससे ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है या जो हमारे साथ ग्लूकोसिडेज एंजाइम होते हैं इसको जो है हमने ऑलरेडी ड्रग के थ्रू इसके फंक्शन को स्टॉप किया होता है, तो ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता है, तो इस वजह से ग्लूकोज नहीं बन रहे होते। सो खाना खाने के बाद भी हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या रहता है? लोअर रहता है, वो हाई नहीं होता। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल ये क्या करता है? लो रखता है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम। अनवांटेड इफेक्ट्स इसके क्या है? अनवांटेड इफेक्ट्स इसके पहले फ्लैचुलेंस है, ठीक है। फ्लैचुलेंस
मतलब गैस पेट में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसी तरह से लूज टूल्स और डायरिया काज कर सकती है, एब्डोमिनल पेन काज कर सकती है, और ब्लॉटिंग से मुराद ये है कि अक्सर औकात आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे आवाज़ें हमें सुनाई दे रही होती है, ठीक है। बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, पेट के अंदर से जो है हमें सुनाई दे रही होती है, तो इसको कहते हैं ब्लॉटिंग, ठीक है। तो ये जो है इसकी यूज़ की वजह से इस तरह के इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसका सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके बाद आ जाते हैं सर हम। हमें जी जी सर हमें जो गुड़ की आवाजें आ रही होती हैं, हाँ जी, बिल्कुल, गुड़ की जो आवाज़ें आती हैं, तो अक्सर औक़ात इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल भी फ़ील करते हैं, ठीक है। तो फिर अपने इर्द-गिर्द के लोगों को हमें बताना भी पड़ता है कि ये असल में पेट से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो नॉर्मली कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन इस ड्रग के यूज़ करने की वजह से फिर ज़्यादातर इस तरह के सिचुएशन हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर की तरफ। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, इस पर अब हम बात करेंगे। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर आर अ न्यू क्लास ऑफ डायबिटिक मेडिकेशन इंडिकेटेड ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसमें भी आपके पास दो मेंबर्स हैं, एक हमारे साथ केनाग्लिफ्लोजिन है और दूसरा हमारे साथ डेपाग्लिफ्लोजिन है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो बाय इनहिबिटिंग सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 केनाग्लिफ्लोजिन dopagliflozin decrease reabsorption of glucose, increase urinary glucose excretion and low blood glucose, ठीक है। ये क्या करती है, ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 को क्या करता है, इनहिबिट करता है कि वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ना करे, जिसकी वजह से ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती तो यही ग्लूकोज जो है यूरिन के ज़रिए यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीशन होती है, मतलब यूरिन के ज़रिए बॉडी से क्या होती है, एक्सक्रीट हो जाती है, और इसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, अपने एक्शंस को परफॉर्म करती है, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। Site of sodium glucose co-transporter 2 inhibitor affect glucose reabsorption, तो ये जिन साइट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ सेगमेंट ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि हमारे साथ फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस का, ठीक है। ये हमारे साथ किडनी में होता है, नेफ्रॉन में ये हमारे साथ होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन में हमारे साथ जो फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको इफेक्ट करता है। यहाँ पर ज़्यादातर रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो रीएब्जॉर्प्शन पर नहीं होती, इसको आगे जाने देती है। इसी तरह से जो हमारे साथ लूप ऑफ हेनले होते हैं, इसी तरह से जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो यहाँ पर भी रीएब्जॉर्प्शन को स्टॉप करती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाती है। सही है, ये आप देख सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, जेनेटिक माइकोटिक इन्फेक्शन काज कर सकती है। माइकोटिक के हवाले से मैंने आपको क्या बताया था, माइकोटिक क्या है, किसी को पता है माइकोटिक का? हाँ जी, जबरदस्त, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फंगल इन्फेक्शन, स्टडी ऑफ फंगल इन्फेक्शन इज कॉल्ड माइकोटिक, या फंगल इन्फेक्शंस
के बारे में जब हम बात करते हैं या फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन काज हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइकोटिक इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जेनिटल माइकोटिक इन्फेक्शन इसकी वजह से काज हो सकती है, यूटीआई इसकी वजह से काज होती है, ऑस्मोटिक डायरोसिस काज हो सकती है, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से बार बार पेशाब जो है पेशेंट को आता है, हाइपोटेंशन जो है काज हो सकती है, ग्लिफलोजिन कैन इंक्रीज द डायरेटिक इफेक्ट्स ऑफ थायराइड्स, ठीक है। इसके साथ साथ लूप ऑफ डायरेटिक्स एंड रिलेटेड डायरेटिक्स एंड देयरफॉर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन एंड हाइपोटेंशन। जाहिर बात है जब आप बार बार क्या कर रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और हाइपोटेंशन का शिकार भी आप हो सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, ये इसके अनवांटेड या एडवर्स इफेक्ट है। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर के एडवर्स इफेक्ट है ये। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट जब हम यूज़ करते हैं या इसके थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने के हमारे साथ कुछ उसूल है जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। सबसे पहला उसूल क्या आपने याद रखना है, मेटफॉर्मिन इज प्रेफर्ड इनिशियल ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको मेटफॉर्मिन ही क्या करती है, रिकमेंड करती है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। ये ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पर, ठीक है। इसी तरह से फिर क्या है, इफ मेटफॉर्मिन इज contraindicated और intolerable as the initial treatment then other class of anti hyperglycemic agent can be used depend on the clinical situation। अगर किसी किस्म की कंट्राइंडिकेशन हुई हो या पेशेंट जो है इनटॉलरेबल हो मेटफॉर्मिन को, तो इसकी जगह हम पेशेंट की सिचुएशन को देखते हुए हम दूसरे एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट अपने पेशेंट को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। नंबर 3, इफ मोनोथेरेपी फेल्स टू अचीव द ग्लाइसेमिक गोल then combination therapy using a second agent with a different mechanism of action should be initiated, ठीक है। इसके बाद अगर आप एक ही ड्रग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, और उससे गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर आपने इस मेडिसिन के साथ दूसरे मेडिसिन को भी क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे कि इंसुलिन सेंसिटाइज़र के साथ साथ आप इंसुलिन सिक्टेटोगेगस को यूज़ करें तो इससे इसके इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे और बेहतर तरीके से ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होगी और हाइपर ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होगी, नॉर्मलाइज होगी, ठीक है। इसी तरह से dual combination therapy can be used as the initial management strategy depending on the patient। पेशेंट की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम डायरेक्टली ड्यूअल कम्बिनेशन थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब 2 मेडिकेशन एक ही साथ उनको हम डायरेक्टली हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को आपने मद्देनज़र रखना है। इसी तरह से although the maximal dosage of a single oral agent must be prescribed, early initiation of combination therapy is suitable after considering the glucose lowering efficacy and side effect of the drug। मतलब यह है कि जो सिंगल ओरल एजेंट होते हैं, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक सिंगल ओरल एजेंट आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी आपने जो डोजेज है वो मैक्सिमल जो है वो रखनी होती है। लेकिन अगर आप कम्बिनेशन थेरेपी दे रहे हैं तो कम्बिनेशन थेरेपी से मुराद ये है कि एट अ टाइम पेशेंट 2 या 3 मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपने क्या करने होंगे, उन ड्रग की जो लोवरिंग एफिकेसी, ग्लूकोज लोवरिंग एफिकेसी है उसको भी देखना होगा और इसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखने होंगे, तभी इसके बाद आप कम्बिनेशन थेरेपी पेशेंट को प्रेफर कर सकते हैं। व्हेन सेलेक्टिंग अ क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, combination therapy, the drug lowering efficacy, risk of hypoglycemia, body weight gain and cardiovascular benefit associated with the drug are preferentially considered। तो ये सारी चीज़ें भी आपने क्या करनी होंगी, देखनी होंगी, ठीक है, कि आया इसकी वजह से पेशेंट को किसी किस्म के हाइपोग्लाइसीमिक
या हाइपोग्लिसीमिया में जाने का ख़तरा तो नहीं है, या बॉडी वेट ज़्यादा गेन होने का ख़तरा तो नहीं है, या किसी किस्म की कार्डियोवैस्कुलर नुकसानात तो इनको नहीं पहुंच सकते या नहीं पहुंचने वाले इसके यूज़ से। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग इंटरेक्शन एंड पेशेंट प्रेफरेंसेस फॉर कॉम्बिनेशन थेरेपी with more than 2 classes of anti हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट शुड बी कंसीडर, ठीक है। तो इसी तरह से जो कम्बिनेशन थेरेपी हम दे रहे होते हैं तो इनकी हमने मैकेनिज्म ऑफ इंटरेक्शन भी पढ़ना है, ड्रग इंटरेक्शन भी पढ़ना है, और पेशेंट की जो सिचुएशन है इसको भी मद्देनज़र रखना है। तो जब सब ओके होंगे तभी हम पेशेंट को कम्बिनेशन थेरेपी क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, रिकमेंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है उसमें सेक्शन ए डायबिटिक एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स, जो कि आज हम पढ़ चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।